नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका फिर से इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को एकदम प्रारंभ से स्टार्ट किया था। पहले लेसन से लेकर हम चले थे। पहला लेसन था हमारा प्रारंभिक विद्युत, जो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लेसन था हमारा वैद्युतिक सहायक सामग्रियां, वो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड अपना लेसन था, इसमें हमने सीखा था चालक, अचालक और अर्धचालकों के बारे में। चौथा चैप्टर अपना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, डीसी थ्योरी, जिसके बारे में मैंने पूरे आपको शायद 7 या 8 क्लास में उसको कंप्लीट करवाया है। पूरे उसके न्यूमेरिकल करवाए हैं और बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाने का प्रयास भी किया है। दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5। लेसन का नाम है मैग्नेट। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि अपने जो सारा सिलेबस कर रहे हैं, ये आईटी लेवल के अनुसार कर रहे हैं। यानी आईटी का जो भी आपका आईटी बेस पर, इलेक्ट्रिशियन बेस पर कोई भी कंपटीशन जो भर्ती आती है, उसके बेस पर अपने इन सभी लेसनों को, सभी इलेक्ट्रिकल लेसनों को तैयार कर रहे हैं। अगर अपने अभी थोड़े टाइम बाद की बात करें तो अभी थोड़े टाइम बाद में राजस्थान में विद्युत विभाग में भर्ती जरूर आने वाली है। अपनी तैयारी को आप बिल्कुल भी कम मत करिए दोस्तों, तैयारी को अपना पूरा मजबूत रखना है और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को लगातार पढ़ते रहना है। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, इसी भर्ती में भी हुआ है टेक्निकल हेल्पर की, और दिल्ली मेट्रो में भी हुआ है। आगे मैं एक क्लास ऐसी एक और लेके आऊँगा जिसमें मेरे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ है। तो सभी स्टूडेंट थे, उन्होंने कल वाली क्लास में भी बताया था भी हमने किस प्रकार से तैयारी की थी, किस प्रकार से वो कितने घंटे पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को उन्होंने ज़्यादा देर पढ़ा। तो ये सब कुछ आपको भी ध्यान रखते हुए पूरी इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। कल वाली क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको कोई भी लेसन है, उसका कोई भी टॉपिक है, उसको केवल एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना, उसको अलग अलग जगहों से पढ़ना है। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए या गूगल के माध्यम से पढ़िए, चाहे कोई बुक के माध्यम से पढ़िए, लेकिन हर लेसन के हर टॉपिक को आप अलग अलग जगह से पढ़िए, ताकि अपने जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन ना बच जाए जो आपने पढ़ा ना हो। क्योंकि अगर आप एक ही क्लास से देखोगे, अगर एक ही जगह से देखोगे तो हो सकता है उस क्लास के अंदर, उस जगह से जितनी जो जहां आप देख रहे हो उसके अंदर वो बात शायद ना बताई गई हो जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाए। इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आपको ये कभी नहीं कहता कि केवल मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और मेरे वाले जो यूट्यूब चैनल में जो मैं करवाता हूँ उसके अलावा आप कुछ मत देखिए। ना आप किताब देखिए, ना आप कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसका कोई अलग कोई टॉपिक के बारे में जानकारी लीजिए, ऐसा नहीं कहता मैं कभी भी। आप मेरी क्लास देखने के बाद अलग जगह से उस टॉपिक को तैयार कीजिए। जैसे आज अपने मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो जो बातें करेंगे, जो बातें अपने आप सीखने वाले हैं मैग्नेट लेसन के अंदर, उन बातों को आपको अलग अलग जगहों से और भी पढ़ना है कि हमने कुछ इसमें कोई गलत तो नहीं पढ़ लिया, या फिर कुछ ऐसी बात जो इस क्लास में नहीं बताई गई लेकिन उस किताब के अंदर या उस कोई और अन्य क्लास में बताई गई है। तो वहां से भी आपको इसमें जरूर पढ़ना है, क्योंकि मेरा मकसद केवल इतना है कि आपका सिलेक्शन हो, कोई भी आईटी एग्जाम हो उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो। अगर आप मेहनती हो तो हार्डवर्क आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से आप यदि पढ़ रहे हो। इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कभी भी कोई क्लास करवाता हूँ तो उसको पूरा डीप से डीप करवाने का प्रयास करता हूँ, और हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि ऐसा कोई लाइन, ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए जो अपने कंपटीशन एग्जाम में आ जाए लेकिन यहाँ ना किया हो। कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आ जाए लेकिन मैंने शायद आपको नहीं करवाई हो। शायद कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अगर बच जाए तो आपको वही बताने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, और अभी भी बोल रहा हूं कि आप हर लेसन के हर टॉपिक को, प्रत्येक लेसन को नहीं, उस लेसन के हर टॉपिक को अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़िए। उनको आप एक पर्टिकुलर, एक बड़े रजिस्टर में हर जगह, उस जगह पर्टिकुलर जगह पर नोट कीजिए और उसको याद कीजिए, और समझ कर याद करना है, कोई रट्टा नहीं मारना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कोई रट्टे वाली चीज नहीं है। मैंने 4 लेसन आपको करवाए हैं, 4 लेसन में मैंने एक बात भी आपको नहीं कही या एक वैसा कोई वर्ड नहीं था जहां अपने कोई रट्टा करने वाली कोई चीज थी, रट्टाफिकेशन वाली कोई ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल अपने कोई चीज आई नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरे अच्छे ढंग से समझना है
और उसके बाद ही आप सिलेक्शन करवा पाओगे। अगर आप केवल रट्टाफिकेशन पे ध्यान दोगे, सभी चीजों के मात्रक याद कर लिए, सभी चीज की परिभाषाएं याद कर ली, लेकिन अपने कंपटीशन में वो चीज नहीं आती जो हम रट्टाफिकेशन करते हैं। जो एग्जामिनर एग्जाम बनाता है वो ये जरूर सोचता है कि जो स्टूडेंट एग्जाम देगा और जिसने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वो उसके हिसाब से ही अपना जो पेपर है वो तैयार करता है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करनी, हमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरी गहराई से समझना है। दोस्तों आज का जो लेसन है हमारा, उसका लेसन का नाम है मैग्नेट। इसकी 3 या 4 क्लास लगेगी। इस लेसन के अंदर समझने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है, और आपको अगर आपने तैयारी नहीं की है कभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की या की भी होगी तो आपको इस लेसन के अंदर बहुत सारी बातें नई नई सीखने के लिए मिलेंगी। इसलिए इसकी 3 या 4 या 5 क्लास लग सकती है। जितनी भी लगे अपने इस लेसन को पूरे डीप से डीप तरीके से हल करना है, समझना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेसन है हमारा मैग्नेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है चुंबक। चुंबक शब्द दोस्तों आपने नाम सुना होगा। चुंबक नाम दोस्तों आपने सुना होगा। जनरली अपने चुंबक उसको बोलते हैं जो कोई लोहे के टुकड़ों को या लोहे की कोई वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वो क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। दोस्तों ये जो मैग्नेट नाम है हिंदी में जिसे अपने चुंबक बोलते हैं, ये जो मैग्नेट नाम है, सबसे पहले अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये कोई एशिया के अंदर एक जगह है, मैग्नेशिया एक जगह है, जगह का नाम है मैग्नीशिया। बताया जाता है कि इस जगह पर सबसे पहले कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े पाए गए जो कि क्या काम करते थे? लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचते थे। ऐसा कुछ इसका इतिहास है कि मैग्नीशिया एक जगह है जहां पर कुछ पत्थर के टुकड़े थे। अगर लोग वहां से गुजरते थे तो वो लोगों के जो जूते हैं या पैरों में कुछ भी जो पहन रखा होता था, उसको वो क्या काम करता था? पत्थर अपनी तरफ खींचता था, यानी कि वहां से चलने में काफी दिक्कत आती थी। उसके बाद लोगों ने देखा कि ये हमारे पैरों को अपनी तरफ पत्थर क्यों खींच रहा है। तो पता चला पैर के अंदर जो जूते या जो भी चीज उन्होंने पहन रखी थी उसके अंदर लोहे की कीलें थी, और लोहे की कीलों को जो पत्थर है वो अपनी तरफ खींचता था। इसके बाद बताया जाता है कि चाइना के अंदर इस चीज की पूरी अच्छे ढंग से खोज हुई और पता चला कि जो ये जो पत्थर है, इस पत्थर का यूज कहाँ किया जा सकता है। तो चाइना के अंदर बाद में इस पूरे इन जो पत्थर जो मिले थे जो लोहे को अपनी तरफ खींचते थे, उनका पूरी अच्छी तरीके से शोध किया गया। उनका यूज कहाँ किया जा सकता है वो सब कुछ उन्होंने पता लगाया। लेकिन सबसे पहले खोज मैग्नीशिया में हुई थी, तो इसके नाम के अनुसार ही इसका नाम मैग्नेट पड़ गया, मैग्नेशिया मैग्नेट। तो ये जो नाम है मैग्नेट, ये एक कोई जगह है मैग्नीशिया, वहां से इसका नाम पड़ा है मैग्नेट। और बताया जाता है कि वहां पे कुछ पत्थर थे जो कि लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचते थे। तो जो लोहे के टुकड़ों को खींचते थे, जो पत्थर जहां मिले थे, उस जगह के नाम के अनुसार इन पत्थरों का नाम बाद में रख दिया गया मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? वही जो पत्थर है सबसे पहले जो वहां मिले थे, जिनका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट रखा गया। ये तो दोस्तों हो गए इसके इतिहास की बात। अगर इसके बाद की बात करें तो बाद में इसके अंदर बहुत शोध हुआ, बहुत उन्होंने चाइना के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो कुछ टाइम बाद में जो नाविक होता है समुद्र वगैरह में जो नाव चलाते हैं, वो बाद में उन पत्थरों का यूज करने लग गए। कोई भी दिशा ज्ञात करने के लिए वो उन पत्थरों का बाद में यूज भी करने लगे। तो काफी सारे उसके बाद पता चला भी इन पत्थरों के यूज भी हैं। उसके बाद ये पता चला कि ये जो पत्थर है जिनके अंदर मैग्नेट है, चुंबक है, ऐसे हम खुद भी चुंबक बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन पत्थरों के अंदर चुंबक है तो बस वही चुंबक अपने पास रहेगा, अपने खुद भी चुंबक बना सकते हैं, ये बाद में पता चला। और बाद में चुंबक को पूरा विस्तार से समझा गया और आर्टिफिशियल चुंबक बनाए गए, और आर्टिफिशियल चुंबक के द्वारा बहुत सारी चीजों का
अपने शोध किया गया और बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया। आज अपने जो डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, अल्टरनेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, ये सारे जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे मैग्नेट के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अगर मैग्नेट इनमें नहीं होता तो ये उपकरण सारे के सारे काम नहीं करते। तो इस प्रकार से पहले जो चुंबक खोजा गया था उसका कोई व्यापक स्तर पे उपयोग नहीं हुआ। बाद में चुंबक आर्टिफिशियली बनाया गया और उसके गुणों को पूरे अच्छे ढंग से समझा गया और उसके गुणों के आधार पर उसका यूज आगे अलग अलग जगह पे किया जाने लगा। दोस्तों ये थी थोड़ी इतिहास की बात। अगर अपने मैग्नेट की बात करें पूरे अच्छे ढंग से, तो मैग्नेट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं। नंबर 1 है एक तो नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक मैग्नेट, और एक होता है आर्टिफिशियली मैग्नेट जिसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं आपको कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट है जिसके अंदर प्रकृति ने ही ये गुण दिया है कि उसके अंदर चुंबक है। प्रकृति ने ही ये गुण दे दिया कि उसके अंदर चुंबक है, वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है, वो नेचुरल मैग्नेट है। इसके चुंबकत्व को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है और घटाना तो आसान है। यानी ये समय के साथ साथ इसका चुंबकत्व भी धीरे धीरे घटने लग जाता है और इसका व्यापक स्तर पर कहीं उपयोग भी नहीं किया जाता। अगर अपने इलेक्ट्रिकल की बात करें तो नेचुरल जो मैग्नेट है उसका यूज भी लगभग कहीं अपने ज्यादातर नहीं किया जाता। जो प्राकृतिक चुंबक है उनका यूज अपने इलेक्ट्रिकल में कहीं नहीं किया जाता। कुछ एक जगह है वहां के अलावा, उसके अलावा नेचुरल जो मैग्नेट है उसका यूज किया नहीं जाता कहीं भी। उसके बाद ये अनुभव हुआ कि ये जो मैग्नेट था नेचुरल मैग्नेट, इसमें मैग्नेट का जो मान है, चुंबक का जो मान है वो बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। यानी लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच तो रहा है लेकिन उस ताकत से नहीं खींच रहा कि जो बड़ा अगर कोई लोहे का टुकड़ा है तो उसको नहीं खींच सकता, या काफी दूर पड़ा है तो उसको नहीं खींच सकता। तो फिर एक बात का अनुभव हुआ कि एक चुंबक बनाई जाए, खुद अपने हाथों से बनाई जाए जो लोहे के टुकड़ों को खींच सके, ताकि उसका यूज अलग अलग जगह किया जा सके। आगे लेसन आएंगे हमारे दोस्तों, डीसी जनरेटर आएगा, डीसी मोटर आएगा, ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारे लेसन आएंगे। तो उन सब लेसनों में मैग्नेट का ही उपयोग किया जाता है और वो मैग्नेट होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट उसमें यूज नहीं किया जाता। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बाद में बनाया गया। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो प्रकार का बनाया गया। एक तो बनाया गया परमानेंट मैग्नेट, एक बनाया गया दोस्तों परमानेंट मैग्नेट, और एक है टेम्परेरी। टेम्परेरी मैग्नेट। दो प्रकार के मैग्नेट बनाए गए आर्टिफिशियल, एक तो बनाया गया परमानेंट और एक बनाया गया टेम्परेरी। मैं आपको दोस्तों मैं वैसे ही बोल के बता रहा हूं वर्बली, आप इसको नोट करना चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो परमानेंट मैग्नेट उसको बोला गया कि वह मैग्नेट जिसके अंदर जो चुंबक का जो गुण है, यानी लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अभी के लिए अपने ये समझें कि वह चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें परमानेंट ये गुण ही था, परमानेंट ही गुण ये है कि वो लोहे के टुकड़ों को खींचेगा ही खींचेगा। परमानेंट उसमें ये गुण उसमें स्थापित कर दिया गया, तो वह मैग्नेट कहलाया गया परमानेंट। इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट क्या है। वह मैग्नेट जिसके अंदर यह गुण विद्यमान ही है, अपने उसमें ये गुण दे दिया कि वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। उसके बाद आया टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इसके दो नाम हैं, टेम्परेरी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। इसमें क्या था दोस्तों, टेम्परेरी मैग्नेट में आप इसका नाम से इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे। टेम्परेरी यानी इसमें क्या होता है
कि जब तक तो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तब तक तो उसमें चुंबक रहेगा, मैग्नेट रहेगा, लेकिन जैसे ही सप्लाई का मान हटा लोगे चुंबक उसमें खत्म हो जाएगा। यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जब तक सप्लाई मिलेगी तब तक तो मैग्नेट है, सप्लाई नहीं मिलेगी तो फिर वो मैग्नेट नहीं है। इसलिए इसका नाम दिया गया टेम्परेरी मैग्नेट, या फिर इसका एक नाम और दिया गया इलेक्ट्रिक मैग्नेट, विद्युत चुंबक। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा इसको एक बार फिर से बता देता हूं। मैग्नेट है दोस्तों दो प्रकार का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसका यूज अपने ज्यादातर इलेक्ट्रिकल उपकरणों में नहीं किया जाता, इसलिए मैं आपको कुछ ज्यादा इसके बारे में बता नहीं रहा। आर्टिफिशियल अपने जो चुंबक जो बनाया गया है, जिससे अपने हिंदी में बोलते हैं आर्टिफिशियल को कृत्रिम चुंबक, जिसको किसी भी विधियों द्वारा बनाया गया है तो वो आर्टिफिशियल है। ये दो प्रकार के बना सकते हैं, एक तो हो सकता है परमानेंट, एक हो सकता है टेम्परेरी। तो अपने इसमें परमानेंट मैग्नेट के बारे में थोड़ा दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि वह मैग्नेट, वह चुंबक है जिसमें चुंबकत्व का जो गुण है, बहुत सारे गुण हैं चुंबकत्व के, चुंबकत्व का जो गुण है वो उसमें हमेशा रहता है, हमेशा ही रहता है, वो परमानेंट मैग्नेट है। आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। नंबर 1 क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? वह मैग्नेट जिसमें चुंबकत्व का गुण सदैव रहता है। चुंबकत्व का जो गुण है वो सदैव रहता है, वो परमानेंट मैग्नेट है। इसके बाद में अब बात आती है दोस्तों कि जो परमानेंट मैग्नेट है ये किन पदार्थों का बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये मार्कर है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको अपने परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, नहीं, कभी नहीं हो सकता। लकड़ी है, कागज है, कांच है, इनको अपने परमानेंट मैग्नेट कभी नहीं बना सकते। तो कुछ पदार्थ हैं उनको ही परमानेंट मैग्नेट का रूप दिया जा सकता है, उनको ही स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थायी चुंबक। तो हर पदार्थ को स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कुछ पदार्थ हैं, उन पदार्थों के आपको नाम याद करने हैं कि कौन कौन से पदार्थों को परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो पदार्थों के नाम लिखेंगे अपने अब। एक होता है कार्बन स्टील, जिसे फौलाद बोला जाता है, इसको अपने परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। कुछ विधियां हैं, कुछ एक प्रोसेस हैं, उनके द्वारा इस कार्बन स्टील को परमानेंट मैग्नेट का रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा एक होता है कोबाल्ट स्टील। ये दो पदार्थ हैं जिनको परमानेंट मैग्नेट को का रूप दिया जा सकता है, यानी स्थायी चुंबक ये दोनों पदार्थ बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिश्र धातु भी है, कुछ मिश्र धातु है। मिश्र धातु मिश्र धातु का मतलब आप समझ गए होंगे कि वह धातु जो 2 या 3 या कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर बनी है, अकेली नहीं है, कुछ ना कुछ पदार्थों से मिलकर बनी है। तो एक तो मिश्र धातु होती है एल्निको, एक मिश्र धातु है एल्निको, जो कि एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और थोड़ा बहुत इसमें लोहा भी होता है। तो जो एल्निको है इसको भी परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। एक होता है एल्कोनेक्स, इससे भी परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। ये एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, थोड़ा इसमें कॉपर भी होता है और थोड़ा इसमें आयरन भी होता है। तो ये 3-4 चीजों का मिश्रण होता है, दो मिश्रित धातु है, इनसे भी अपने परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ किया जाता है। आप कहाँ देखते हो परमानेंट मैग्नेट? तो एक तो जो अपना
देखते हो लाउड स्पीकर होता है, उसमें जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। एक जो हेडफोन होता है जिसे अपने मोबाइल में लगाकर यूज करते हैं, वो उसमें भी परमानेंट मैग्नेट होता है, छोटा, बहुत ही छोटा। इसके अलावा जो नाविक होते हैं, जो जहाज वगैरह समुद्र में चलाते हैं, वो भी परमानेंट मैग्नेट का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं दिशा ज्ञात करने के लिए। मैग्नेटिक कंपास होती है, उसके अंदर ये मैग्नेटिक कंपास के अंदर ये परमानेंट मैग्नेट होता है। उसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल उपकरण आएगा, अपने सीखेंगे, एक डीसी जनरेटर लेसन आएगा। अभी शायद ये इस लेसन को करने के बाद अपने एक लेसन करेंगे सेल एंड बैटरी वाला कर लेंगे, और उसके बाद फिर एक डीसी जनरेटर का लेसन करेंगे। तो उसमें एक शब्द आएगा, एक उपकरण आएगा डायनमो। तो डायनमो एक उपकरण है जो कि कार के अंदर या ट्रक वगैरह के अंदर भी जिसका यूज होता है। तो वहां जो डायनमो है, जो डीसी जनरेट करता है, डीसी सप्लाई को पैदा करता है, उस डायनमो के अंदर भी परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि डायनमो के अंदर कौन सा मैग्नेट होता है, तो उसमें स्थायी चुंबक होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो अपने इसके यूज लिखें, अगर उपयोग लिखें तो उपयोग अगर इसके आप लिखोगे तो आप लिखना, इसका यूज अपने हेडफोन के अंदर कर सकते हैं, लाउड स्पीकर के अंदर इसका यूज होता है, मैग्नेटिक कंपास जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय सुई, जो कि दिशा बताती है, वहां इसका यूज हो सकता है, डायनमो के अंदर इसका यूज हो सकता है, और भी बहुत जगह परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये परमानेंट मैग्नेट के बारे में इतनी बातें हैं, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, होता क्या है परमानेंट मैग्नेट, ये सारी बातें आपको नोट करनी है। इसके बाद जो आर्टिफिशियल चुंबक जो बनाया गया वो दूसरे टाइप का भी हो सकता है, जिसका यूज ज्यादातर इलेक्ट्रिकल में उसी का ही यूज किया जाता है, वो है टेम्परेरी मैग्नेट। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब 2 नंबर जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो है टेम्परेरी या इलेक्ट्रिक मैग्नेट। दूसरा जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है उसका नाम क्या है, टेम्परेरी या इलेक्ट्रिक मैग्नेट। तो आपको नाम से समझ में आ गया, टेम्परेरी को बोलते हैं हिंदी के अंदर अस्थाई, और इलेक्ट्रिक मैग्नेट को बोलेंगे हम विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक, या फिर क्या नाम दे सकते हैं इसका, विद्युत चुंबक। तो अस्थाई चुंबक क्या हुआ, आपको नाम से समझ में आ गया कि अस्थाई चुंबक क्या होता है, जब तक उसको सप्लाई मिलेगी तब तक तो वो चुंबक रहेगा, और जब सप्लाई का मान बंद कर दिया तब उसमें चुंबक खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जबकि परमानेंट में तो ये था कि उसको सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं थी, उसमें मैग्नेट हमेशा से ही था और हमेशा ही रहने वाला है। खत्म हो सकता है टाइम के अनुसार से, लेकिन उसमें सप्लाई का कुछ भी सिस्टम नहीं था। इसमें क्या होता है साथियों कि एक लोहे की कोई भी छड़ हो सकती है, जैसे ये कोई टुकड़ा है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना है, इसके ऊपर कवाई लपेटी जाती है, कोई तांबे या एल्यूमिनियम की बनी हुई इसके ऊपर कवाई लपेटी जाती है, और उसके जो 2 टर्मिनल हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसके अंदर सप्लाई दी जाती है। अब ये मत समझना आप कि इसके अंदर एसी दे के डीसी दे, चाहे एसी सप्लाई दे दो चाहे डीसी सप्लाई दे दो, इसके अंदर क्या बनेगा, अब मैग्नेट बनेगा। ये नियम दिया था, ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि जब कोई भी तार के अंदर करंट गुजरती है तो वो चारों ओर अपना एक चुंबक बना लेती है। वो तार के चारों ओर एक क्या बन जाएगा, चुंबक, जो कि हम प्रारंभिक विद्युत के अंदर पढ़ चुके हैं, ओरेस्टेड का नियम भी हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें से एसी या डीसी करंट जाएगी इस कॉइल में से, तो क्या होगा कि वो कॉइल के अंदर चारों ओर क्या बन जाएगा, एक ऐसा एरिया बन जाएगा। मान लो ये इतना एक एरिया है, इस एरिया के अंदर चुंबक है, इस एरिया के अंदर चुंबक है। आपने जब तक सप्लाई दी है तब तक तो इस एरिया में चुंबक है, और जैसे ही आपने सप्लाई का मान हटा लिया वैसे इसमें चुंबक का मान भी लगभग मान लो खत्म हो गया। पूरा खत्म तो नहीं होता, वो बताऊंगा आगे क्यों नहीं होता और कैसे नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप सप्लाई हटा लोगे तो लगभग मान लो चुंबक इसमें खत्म ही हो जाएगा।
इसलिए इसको बोला जाता है टेम्परेरी या इलेक्ट्रिक मैग्नेट। टेम्परेरी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें मैग्नेट हमेशा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पर काम करेगा। जब तक इलेक्ट्रिक मिलेगी तब तक मैग्नेट रहेगा, और जब इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी तो मैग्नेट भी नहीं रहेगा। तो ये है टेम्परेरी या इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अब दोस्तों इसका यूज अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है। डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे एसी की कोई भी मोटर्स हो, अल्टरनेटर्स हो, सबके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज अपने देखने को मिलेगा। अगर आगे अपने सीखेंगे कि जितने भी सारे लेसन आप अपने करेंगे मशीनों के, उन सभी मशीनों के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का अब से आप अर्थ समझ जाइए ताकि बाद में आपको दिक्कत फिर नहीं आए। तो सबसे पहले आपने अर्थ समझा। इसके बाद में एक बात समझने की जरूरत है कि बीच में जो अपने ये जो टुकड़ा लिया है सॉफ्ट आयरन का, इसके ऊपर कवाई लपेटी है। अगर कोई लकड़ी वगैरह का कोई टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर कवाई लपेट दे तो जो इसका जो मैग्नेटिक जो एरिया है, जहां तक चुंबक है, वो चुंबक का जो एरिया बहुत कम हो जाता। उसका कारण भी हम आगे हो सकता है आज या कल के अंदर पढ़ लेंगे कि उसके अंदर परमेबिलिटी एक शब्द होता है, वो उसमें परमेबिलिटी का मान लकड़ी वगैरह के अंदर नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो जो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लेंगे, ये मैग्नेट को क्या काम करेगा, बनने देगा, कि मैग्नेट बने उसके लिए सहायता देता है। तो सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लिया, इस पर कॉइल लपेटी और इसको सप्लाई दे दी, तो जो चुंबक बनने वाला है वो बनेगा टेम्परेरी मैग्नेट। तो अपने अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप डायग्राम बना लोगे इसका तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम बना लीजिएगा आप। तो नंबर 1 पॉइंट अपने ये लिखने वाले हैं, वह चुंबक जो कि विद्युत सप्लाई देने से ही बनता है। सप्लाई का मान हटा लेने पर चुंबक भी खत्म हो जाता है। आगे सीखेंगे दोस्तों, पूरा खत्म नहीं होता, कुछ माइनर सा बच जाता है, जिसे हम आगे जाके सीखेंगे, जिसका नाम होता है अवशिष्ट चुंबकत्व, रिशेड्यूल मैग्नेटिज्म। तो आगे सीखेंगे हम ये बातें भी, लेकिन अभी के लिए आप याद करो, सप्लाई देंगे तो चुंबक बनेगा, सप्लाई हटा लोगे तो चुंबक उसमें खत्म हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ रहे हैं कि इसे बनाने के लिए यानी विद्युत चुंबक को बनाना है, एक सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, या फिर माइल्ड स्टील, जिसे हिंदी में याद नहीं आ रहा हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। तो माइल्ड स्टील का टुकड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी लोहे का टुकड़ा या कोई स्टील का टुकड़ा। स्टील एक लोहे से ही परिवर्तित किया गया पदार्थ है। तो ये जो अपने जो पदार्थ हैं, इनको यूज करके एक सॉफ्ट आयरन या माइल्ड स्टील, शायद इसको बोलते हैं मृदु इस्पात बोलते हैं शायद। तो ये जो टुकड़े हैं के टुकड़े पर एक कॉइल लपेटी जाती है। इसे बनाने के लिए एक सॉफ्ट आयरन या माइल्ड स्टील के एक टुकड़े पर एक कॉइल लपेटी जाती है, जिसको क्या दी जाएगी, एसी या डीसी कोई सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, आगे लिख सकते हो, जिसे एसी या डीसी सप्लाई दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अपने ये पढ़ेंगे कि दोस्तों ये जो मैग्नेट है टेम्परेरी मैग्नेट, तो इसमें तो ऐसा है कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट था उसमें तो जितना चुंबक है वो चुंबक उसमें उतना ही रहने वाला है, टाइम के अनुसार से कम हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। बढ़ाना है तो फिर उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस हैं, वो करेंगे तो फिर वो बढ़ सकता है, लेकिन वैसे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट है इसको हम बढ़ा भी सकते हैं,
जो चुंबक का जो एरिया था पहले मान लो कम था, लेकिन अपने को अगर उसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, यानी और घटाना है तो घटा भी सकते हैं। इसमें क्या है कि जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। सप्लाई वोल्टेज का मान कम कर देंगे तो कम मैग्नेट बनेगा, और सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे तो ज्यादा मैग्नेट बनेगा। तो यानी इसके चुंबक को अगर अपने को कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं और ज्यादा चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने लाइन लिखेंगे कि इसके चुंबकत्व को सप्लाई वोल्टेज का मान कम या अधिक करके बदला जा सकता है। यानी अगर अपने ज्यादा मैग्नेटिज्म चाहिए, ज्यादा मैग्नेट चाहिए तो फिर वोल्टेज बढ़ा दो, ज्यादा मैग्नेट बन जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि जो हाई इलेक्ट्रिक जो पावर सिस्टम है, जहां पे लाखों वोल्टेज होती है, तो वहां जो मैग्नेट बनता है वो बहुत ज्यादा बनता है, और ज्यादा मैग्नेट बनाना है इसीलिए ही ज्यादा वोल्टेज अपने उसमें दी जाती है कि ज्यादा मैग्नेट बनेगा तो वो उसके यूज भी आगे सीखेंगे अपने मैग्नेट के क्या क्या यूज होते हैं। तो अपने ज्यादा लोड लगा सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ज्यादा मैग्नेट के। इसके चुंबकत्व को सप्लाई वोल्टेज का मान कम या अधिक करके बदला भी जा सकता है। अगर इसके अपने उपयोग की बात करें कि टेम्परेरी मैग्नेट का यूज कहां किया जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूं और फिर से बता देता हूं कि डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, यानी दोनों की डीसी मशीन, दोनों डीसी मशीनें हैं, इनके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, सब के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो अपनी मशीनें हैं डीसी और एसी की, इनके अंदर ये टेम्परेरी मैग्नेट ही यूज किया जाता है, जिसको अपने कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बारे में इतनी सारी बातें लिखेंगे, कैसे बनता है वो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बता दिया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, अब मैग्नेट के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी ले ली है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज यानी कि मैग्नेट के गुण। तो आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक चुंबक के गुण। यानी अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसमें गुण है कि जिसके कारण अपने उसके अंदर किसी भी चीज, किसी भी डीसी मशीन, एसी मशीन के अंदर उसका यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या गुण है उसके अंदर, चुंबक के अंदर क्या गुण होते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला गुण जो आप समझते ही हो कि चुंबक में पहला गुण तो ये होता है कि वो लोहे के चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट करता है, ये उसमें पहला गुण होता है। उसके अलावा जब ये खोज हुई, जो पत्थर जो मिले थे मैग्नीशिया के अंदर, उनको लोड स्टोन बोला गया। स्टोन माने पत्थर, लोड माने उस भाषा के अंदर जिस मतलब जहां मिला था उस भाषा में लोड को मतलब होता है दिशा बताने वाला, लोड का मतलब दिशा बताने वाला। तो उन्होंने इस पत्थर का नाम दिया था लोड स्टोन, दिशा बताने वाला एक पत्थर। तो पता चला कि उस पत्थर के अंदर ऐसा नहीं है कि उसमें चुंबकत्व का जो गुण है उसमें ऐसा है कि उसमें दो पोल हैं, उसमें दो पोल हैं। पोल क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। लेकिन ये पता चला कि कोई भी मैग्नेट है, चाहे वो टेम्परेरी मैग्नेट है, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट है, चाहे वो नेचुरल मैग्नेट है, कौन सा भी मैग्नेट है, उसके अंदर क्या होता है, हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं। हर मैग्नेट में दो पोल पाए जाते हैं और वो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। उनका नाम नॉर्थ और साउथ इसलिए दिया गया क्योंकि जो नॉर्थ है वो नॉर्थ दिशा को इंगित करता है। आप जानते हो दिशाएं चार प्रकार की होती है, तो जो चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ दिशा को इंगित करता है, साउथ पोल है वो साउथ दिशा को, दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसलिए चुंबक का जो पोल है उनके नाम दिए गए नॉर्थ और साउथ, क्योंकि वो नॉर्थ दिशा और साउथ दिशा को बता रहे थे उस समय के अंदर। और बाद में पता चला भी कौन सा भी मैग्नेट बना लिया जाए उसमें दो पोल ही बनेंगे, नॉर्थ और साउथ।
तो पहला पॉइंट तो चुंबक में ये गुण है कि लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। दूसरा गुण ये है कि उसके अंदर दो पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। तीसरा गुण चुंबक में ये होता है कि ऐसी कोई चुंबक नहीं बन सकती जिसके अंदर ये दोनों पोल न हो, यानी हर चुंबक में ये दोनों पोल विद्यमान जरूर होंगे। अब एक चुंबक नॉर्थ साउथ वाली है, उसके साथ में एक चुंबक और नॉर्थ साउथ वाली है, तो ये भी देखा गया कि जो नॉर्थ और साउथ है, अब नॉर्थ साउथ का पता कैसे चलेगा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ पोल है, कौन सा उत्तरी पोल है और कौन सा दक्षिणी पोल है, पता कैसे चलेगा कोई चुंबक के अंदर। तो क्या किया गया कि चुंबक को एक कोई धागे से बांधकर लटकाया गया, बिल्कुल उस पर कोई प्रेशर नहीं दिया गया, चुंबक के ऊपर कोई भार नहीं दिया गया, हल्का सा उसको कोई धागे या कोई रस्सी द्वारा लटकाया गया उसको। तो लटकाने पर यह देखा गया कि सदैव ही वो एक ही दिशा में आके ठहर जाती है, और उस दिशा का मतलब क्या है कि वो कोई और दिशा में नहीं ठहरती। यानी कि मान लो ये कोई मैग्नेट है जिसके अंदर दो पोल हैं N और S, इसको जब कोई रस्सी से बांधकर लटकाया गया तो ये सदैव एक ही दिशा में आके ठहरती है, कोई और दिशा में नहीं ठहरती। तब जाकर पता चला कि ये इसका ये जो सिरा है ये हमेशा मान लेते हैं इधर ही आके ठहर रहा है, और इसका जो ये सिरा है निशान लगा दिया गया, मान लो A और B कुछ पॉइंट लिख दिए, तो ये जो सिरा है ये हमेशा इधर आके ही ठहरता है। अलग अलग जगह प्रैक्टिकल करके देखा, सब जगह करके देखा, तो ये जो पोल है ये इधर आके ही ठहरता है और ये पोल हमेशा इधर आके ही ठहर रहा था। तब जाके पता चला कि ये जो पोल है ये हमेशा नॉर्थ दिशा में आ रहा था, ये जो पोल है हमेशा साउथ दिशा में आ रहा था। तो नाम दे दिया गया कि इस पोल का नॉर्थ और इस पोल का साउथ। तो कौन सा भी मैग्नेट हो उसके अंदर ये दो पोल जरूर विद्यमान होते हैं, नॉर्थ और साउथ। फिर उसके बाद देखा गया कि इसके पास अगर एक चुंबक और लेकर आई जाए जिसके अंदर भी ये दोनों पोल है, नॉर्थ और साउथ, उसके अंदर दोनों पोल हैं, तो ये देखा गया कि अगर विपरीत पोल है तब तो आपस में एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, आप कैसे भी समझिए, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही इसको घुमाकर इसके पास S पोल लाया गया और N पोल दूर ले जाया गया, तब देखा गया कि एक दूसरे को ये रिपल्सन कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो चुंबक के अंदर ये भी गुण होता है कि जब वो उसमें समान पोल होते हैं तब तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, और जब उनमें विपरीत पोल होते हैं तब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए और याद करनी चाहिए। तो मैं सारी आपको लिखवा देता हूं चुंबक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला गुण चुंबक का ये होता है कि यह लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। इसके बाद चुंबक में कौन सा भी चुंबक हो, परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, चुंबक में सदैव दो पोल, जिसे बोला जाता है हिंदी में ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं हम पोल, दो पोल विद्यमान होते हैं जिन्हें नॉर्थ व साउथ, नॉर्थ व साउथ होते हैं। चुंबक में सदैव दो ध्रुव विद्यमान होते हैं जिन्हें नॉर्थ व साउथ कहते हैं। इसके बाद ये अपने इसके अंदर चुंबक में गुण होता है कि जिस दिशा में चुंबक का नॉर्थ ध्रुव होता है वह नॉर्थ दिशा को इंगित करता है।
जिस दिशा में नॉर्थ पोल होगा, अब कोई मैग्नेट का, वो नॉर्थ दिशा को इंगित करेगा। इसके बाद चुंबक में ये गुण होता है, दो चुंबक के समान ध्रुव, यानी चाहे N और N है, चाहे S और S है, समान ध्रुव सदैव प्रतिकर्षित जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिपल्सन करते हैं तथा विपरीत ध्रुव आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन करते हैं। विपरीत जो पोल है वो सदैव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये पता चला कुछ टाइम बाद में, ये भी पता चला कि जो चुंबक है, कोई भी चुंबक है जिसमें दो पोल हैं, ये लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, ये बात सही है। लेकिन मान लो इसके पास ये लोहे की मान लो कोई कील है, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन इस लोहे की कील को अगर दूर ले जाया गया तो इसने धीरे धीरे लोहे की कील को खींचना भी बंद कर दिया। पहले तो खींच रही थी, लेकिन उसके बाद में इसने कील को खींचना बंद कर दिया आगे। तब पता चला कि इस चुंबक के चारों ओर कुछ एरिया है, वहां तक तो चुंबक है, उस एरिया से अगर बाहर देखा जाए तो चुंबक फिर नहीं है। तब ये जाकर पता चला कि जो चुंबक का जो एरिया है, ये चुंबकीय लाइनों से मिलकर बना होता है, यानी कुछ एक लाइनें हैं, कुछ एक जो कि अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसी लाइनें होती हैं जो N पोल से निकलकर S पोल की तरफ जाती है। तो आगे जाके अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि चुंबक के अंदर जो, तो नेक्स्ट है कि चुंबक में चुंबकीय लाइनें N पोल से, N माने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 5 गुण हैं एक चुंबक के अंदर, जो हर चुंबक के अंदर विद्यमान होंगे, चाहे वो कौन सा भी मैग्नेट हो। तो इन 5 गुणों को आप नोट कीजिएगा, और भी काफी सारे गुण हैं जो कि अपने को देखने को आगे जरूर मिलेंगे। इसके बाद में चुंबक में अपने जो गुण पढ़ लिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि चुंबक से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, चुंबक से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। कुछ मैग्नेटिक डेफिनेशंस हैं, वो सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। उन हर डेफिनेशन के मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, वो यूनिट जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर, कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसमें 1-2 यूनिट जरूर पूछ ली जाती है कोई भी मैग्नेटिक की। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। अब तक हम क्या सीख चुके हैं, थोड़ा सा आपको मैं रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था चुंबक की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी कि चुंबक कैसे मिला था और किस प्रकार से चुंबक का जो नाम है वो इंग्लिश में मैग्नेट पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेट भी 2 प्रकार का हो सकता है, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हमने देखा 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, या तो वो परमानेंट हो सकता है या वो टेम्परेरी हो सकता है। और उसके बाद हमने पढ़ा चुंबक में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं। अब तक आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, शायद उम्मीद है कि आपको इतना कुछ जरूर समझ में आया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है चुंबकीय परिभाषाएं। चुंबकीय परिभाषाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज की क्लास के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, तो एक क्लास इसकी और लगेगी, हो सकता है एक क्लास और भी लग जाए, चाहे कितनी भी क्लास लग जाए, लेकिन मैं आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे ढंग से करवाऊंगा, पूरा डीप से डीप करवाऊंगा, ताकि आपको
कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका उत्तर जरूर आप दे पाओ। तो चुंबकीय परिभाषाएं हैं वो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं। सबसे पहली नंबर 1 परिभाषा जो हम कर रहे हैं वो है ध्रुव की। नंबर 1 डेफिनेशन है ध्रुव यानी पोल। देखो दोस्तों क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं कंपटीशन, तो ये देखा है कि कई बार ध्रुव की जगह पे लिखा होता है खंबा, खंबा लिखा होता है। तो इस प्रकार से कोई प्रश्न आ गया एक चुंबक के अंदर कितने खंबे होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन गलत दे दिया। वो होता ऐसे है कि जब वो इंग्लिश में वो प्रॉपर सही तो इंग्लिश में टाइप करते हैं, लेकिन जब उसका हिंदी रूप बढ़ के आता है तो वो पोल को खंबा दिखाता है। लेकिन चुंबक में तो कोई खंबे है नहीं, चुंबक में तो क्या है, ध्रुव है। तो हमेशा मैं आपको एक राय दूंगा और आप इस राय को जरूर मानिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल शब्द आता है, कोई भी आता है, मैं एक काम हमेशा करता हूं कि उसका अंग्रेजी में इंग्लिश में नाम जरूर याद कीजिएगा। आप हमेशा जरूर याद कीजिएगा, और हो सके तो उसकी प्रॉपर स्पेलिंग भी आपको अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। मैं लगभग तो सभी जो भी वर्ड आते हैं लगभग सही लिखने की कोशिश करता हूं स्पेलिंग, ताकि आप भी गलत ना लिखो। लेकिन फिर भी अगर कोई मिसमैच हो जाए तो आप कोई बुक वगैरह से उसकी प्रॉपर स्पेलिंग भी याद कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने को बहुत बेनिफिट दिलाती हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम जब अपने देने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में अपने को समझ में आएंगे लेकिन हिंदी में समझ में नहीं आने वाले। उनके हिंदी में नाम 3 से 4 नाम है, तो कितने नाम याद करेंगे अपने, नहीं हो पाते। और एक नाम ऐसा भी मिल सकता है जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो इंग्लिश में नाम याद करना है, और हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन को जो आप हिंदी में पढ़ते हो, चाहे आपको वो अच्छे ढंग से आता है, बिल्कुल आपको उसका उत्तर पता है, फिर भी आपको इंग्लिश में उसको जरूर देखना चाहिए। पूरे उसके जो भी ABCD ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको इंग्लिश में जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आपको वो क्वेश्चन हिंदी में अच्छी ढंग से समझ में आ गया और आपको आता भी है, तो भी आपको इंग्लिश में जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए हर एक वर्ड के इंग्लिश नाम जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले अपने डेफिनेशन कर रहे हैं ध्रुव की। तो ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है। देखो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट है, अपने अब तक ये पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर 2 पोल विद्यमान होते हैं, क्योंकि वो सदैव एक दिशा में आके ठहर रही थी। जो उसका जो एक पॉइंट था, एक सिरा था, वो हमेशा उसी दिशा में आ रहा था जहां वो पहले आया था, और इसी प्रकार से दूसरा सिरा भी उसी दिशा में आ रहा था जहां वो पहले आया था। तो 2 नाम दिए गए, N और S, 2 नाम दिए गए। और ये भी देखा गया बाद में, धीरे धीरे जब ये प्रयोग होने लगे तो चुंबक के पर उन्होंने शोध किया, तो ये भी देखा कि चुंबकीय लाइनें निकलती हैं, N से निकलती है और S की तरफ चुंबकीय लाइन जाती है इस प्रकार से, जो अपने को दिखाई नहीं देती लेकिन रियल में ऐसा होता है। N से निकलती है और S की तरफ जाती है। तो ये भी देखा गया सबसे ज्यादा चुंबक की जो तीव्रता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा पोल पर होती है। आप ये समझिएगा अभी तो कि सबसे ज्यादा जो चुंबकीय लाइन जो निकालता है, या सबसे ज्यादा जहां चुंबक की जो तीव्रता है, चुंबकीय लाइनों की जो तीव्रता है, वो सबसे ज्यादा पोल पर होती है। और ऐसा नहीं होता कि पोल बिल्कुल इसके साथ जो हाँ चुंबक शुरू हो रही है और जहां खत्म हो रही है, ये ही पोल है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा दूर होता है, हल्का सा दूर होता है, जितनी दूर ये होता है उतनी दूर ये होता है। और ये भी देखा गया दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है, दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है दोनों पोलों की, कि ये चुंबकीय लाइन को निकालता है और ये चुंबकीय लाइनों को अपने अंदर समाता है। तो ये दोनों पोलों की जो स्ट्रेंथ है उसका मान भी बराबर है। तो ये क्या थे, पोल थे। क्या बोलेंगे अपने पोल के अंदर, किसी चुंबक के वे 2 हिस्से जहां से एक से तो चुंबकीय लाइन निकलती है और दूसरे में प्रवेश करती है, वो चुंबक के पोल हैं। उसके बाद अपने पोल में और क्या लिख सकते हैं, चुंबक में सदैव 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबकीय तीव्रता का मान सबसे ज्यादा पोलों पर होता है। उसके बाद ये भी लिख सकते हो N व N पोल सदैव आपस में रिपल्सन करते हैं, जबकि N और S पोल हमेशा आपस में अट्रैक्शन करते हैं।
तो ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बोलकर अभी बताई है। इसके बाद में एक डेफिनेशन अपने लिख सकते हैं नंबर 2, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय अक्ष, अब यह है कि प्रत्येक चुंबक के अंदर दो पोल होते हैं, ये हमें पता चल गया। तो उन पोल को मिलाने वाली एक रेखा, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पोल को मिलाती है, दोनों पोलों को जो मिलाने वाली जो रेखा है, जो अपने को दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसी एक कोई काल्पनिक रेखा जो दोनों पोलों को मिलाती है, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो कभी कोई डेफिनेशन आ जाए, पूछ लिया जाए कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है, दोनों पोलों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर 3 है चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसे शॉर्ट रूप के अंदर MNA भी बोला जाता है, चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब साथियों एक लेसन आएगा हमारे डीसी जनरेटर, वहां ये शब्द बार बार आएगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एक अपने वहां एक प्रभाव होता है आर्मेचर रिएक्शन, तो उस प्रभाव के अंदर आपको पता चलेगा कि MNA क्या ज्यादा आपको डीप तरीके से वहां पता चलेगा कि MNA क्या होता है। तो MNA क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक प्रकार से ये भी कोई रेखा है, ये अपने पढ़ चुके हैं कि ये चुंबकीय अक्ष है जो N और S पोल को आपस में मिला रही है। अब इस चुंबकीय अक्ष का बिल्कुल सेंटर निकाला जाए, मान लीजिए सेंटर आ गया, A पॉइंट पर कोई सेंटर आ गया, चुंबकीय अक्ष का ये सेंटर है। इस सेंटर पर बिल्कुल लंबवत रेखा, इस सेंटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक जो रेखा होती है लंबवत, जिसे अपने परपेंडिकुलर का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए अपने इसको बोला जाता है राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोला जाता है, राइट एंगल। तो बिल्कुल चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल एकदम स्ट्रेट एक लाइन होती है जिसको बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और इस एक्सिस पर जब डीसी जनरेटर इस एक्सिस पर होगा, यानी इस लाइन पर जब डीसी जनरेटर का मैग्नेट होगा, तो उस समय उस डीसी जनरेटर के अंदर कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होता है। जब डीसी जनरेटर का मैग्नेट इस पॉइंट पर होगा, इस लाइन पर होगा मैग्नेट, उस समय डीसी जनरेटर में कोई वोल्टेज पैदा ही नहीं होगी। और ये काम तब होता है जब डीसी जनरेटर को अपने करते हैं, जस्ट उसी समय ये काम होता है। यानी डीसी जनरेटर जब बंद पड़ा होता है तब उसमें ये जो लाइन है इस पर होता है डीसी जनरेटर का मैग्नेट, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया साथियों, चुंबकीय उदासीन अक्ष। यानी कि चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल 90 डिग्री पर जो एक लाइन है इसको बोला गया है चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिस पर कोई भी डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर वोल्टेज पैदा नहीं करता है, उदासीन है, न्यूट्रल है। यहां चुंबक क्या है, मैग्नेट क्या है, न्यूट्रल है। और ये काम तब होता है जब डीसी जनरेटर बंद होता है, उसी टाइम पर ही आपस में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और कोई वोल्टेज पैदा नहीं होती। जब डीसी जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है तब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है ना, वो कुछ खिसक जाती है, यानी चुंबकीय अक्ष के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए था वो एंगल फिर कुछ ना कुछ कम हो जाता है, तब जाकर वोल्टेज पैदा होती है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मान अगर 90 डिग्री पर है तब तो वोल्टेज पैदा नहीं होने वाली, अगर 90 डिग्री से मान इसका थोड़ा कम हो गया तब वोल्टेज जाकर पैदा होती है।
तो ये है अपनी डेफिनेशन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या डेफिनेशन है? कोई भी चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल 90 डिग्री पर एक अक्ष है, एक लाइन है, इसको बोला गया है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो साथियों आज अपने 3 ही डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि क्लास भी थोड़ी सी आज बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे ढंग से नोट कीजिएगा। कल अपने उम्मीद करते हैं लगभग 1.5 घंटे की क्लास लगाकर, 1.5 या 2 घंटे जितने भी होगी लगभग अपने लगाकर उस क्लास के अंदर ये सारी डेफिनेशन जितनी भी है लगभग मेरे हिसाब से 25 के आसपास होगी डेफिनेशन। तो सारी डेफिनेशन अपने कल वाली क्लास के अंदर कंप्लीट जरूर कर लेंगे। तो ध्रुव की डेफिनेशन, पोल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो बताई थी मैंने आपको कि प्रत्येक चुंबक में ऐसे 2 पॉइंट जहां सबसे ज्यादा चुंबकीय तीव्रता होती है वो चुंबकीय पोल है, और प्रत्येक चुंबक में 2 पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद ये भी लिख लीजिएगा कि चुंबकीय लाइन होती है वो एन पोल से निकलकर एस पोल की तरफ जाती है, और चुंबक के अगर अंदर की बात करें तो फिर वो एस पोल से एन पोल की तरफ जाती है, तभी तो उसका सर्किट कंप्लीट होगा। एन से निकलकर एस की तरफ गई, वापस एस से होकर एन की तरफ आई, इस प्रकार से इसका एक सर्किट कंप्लीट होता है, जिसे अपने बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। चुंबकीय अक्ष की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, दोनों पोलों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA क्या होता है? उस चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत एक जो रेखा है वो MNA है, और इस MNA पर कोई भी डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर वोल्टेज पैदा नहीं करता है। आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि MNA पर अगर कोई डीसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर का चुंबक है तो उसमें वोल्टेज पैदा कितनी होगी या वोल्टेज का मान कितना होगा, तो क्या बताइएगा? 0 वोल्टेज वो पढ़ेंगे अपने डीसी जनरेटर के अंदर, और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास में अपने इतना पढ़ेंगे। उम्मीद है ये सारा कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया है और आपको क्लास ये अच्छे ढंग से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस क्लास को जरूर आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपको क्लास अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और जो भी आपके साथी हैं जो आईटी कर रहे हैं या कोई आईटी बेस पर तैयारी कर रहे हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम की, तो उनके लिए मैंने स्पेशल ये चैनल बनाया है, और वो सब्सक्राइब करने के लिए उनको आप बोल सकते हो। और रेगुलर आप अगर देखोगे तो मैं हर पूरे जितने लेसन है सबको पूरे डीप से डीप करवाऊंगा। और टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए इसमें आपको थोड़े टाइम के बाद में मैथ की क्लास और साइंस की क्लास और जीके की क्लास भी रेगुलर देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।